नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके बैंक के डेटा में। आज हमारा चैप्टर 5 है और यूपीएसआई स्पेशल जो पॉलिटी चल रही है उसकी जो पीवाईक्यू सीरीज़ है उसका चैप्टर 5 है। आज के चैप्टर में हम संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, लगभग 100 के लगभग क्वेश्चन हैं और उससे संबंधित जो भी डिटेल होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपका जो संघ है, जो एक भाग है भारतीय संविधान का, वो लगभग समाप्त हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है कि जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है, यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होता है, उसकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भारत का जो संविधान है संविधान का जो अनुच्छेद है 338, वो इस आयोग से संबंधित है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए, ज़्यादातर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं भारत में बड़े पदों पर, वो ज़्यादातर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं, इस बात को थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जैसे बहुत से बच्चों को एग्जाम में बैठे हैं, डाउट हो रहा है और कोई बड़ा पद है, तो अगर तुक्का लगाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति लगा सकते हैं, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है? तो कौन होता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय जो समिति होती है उनके अध्यक्ष होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए जो स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इस बात को आपको बताना है। जो प्रोटेम स्पीकर होता है, जैसे मान लीजिए कोई चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुए, उसमें संसद चुने गए, कुछ सांसद चुने गए जितने हैं, उसके बाद अब लोकसभा स्पीकर की भी तो नियुक्ति की जाएगी। तो उस स्पीकर की नियुक्ति कैसे की जाएगी? जो वहाँ के सदस्य होंगे वो उसका चुनाव करेंगे। अब चुनाव कैसे करेंगे? उनको कोई गाइड तो करेगा, तो इसीलिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करता है फिर, जो फुल टाइम यानी कि जो परमानेंट आपका स्पीकर होता है उसकी चुनाव में वो महत्वपूर्ण योग्यता दिखाता है, फिर उसके बाद वो चुन जाता है, तो फिर आगे की प्रक्रिया उसके द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, और बता दूं प्रोटेम जो स्पीकर होता है वो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। ठीक है, और वो जब तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक सदन को संचालित करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? तो आपको बताना है जो महान्यायवादी का जो पद है उसकी पदावधि क्या है। तो महान्यायवादी के पद की बात कर लें तो इसका सबसे पहले जान लीजिए, इसका जो जिक्र है अनुच्छेद 76 में मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके अलावा एक और ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 88। इसके तहत क्या है कि जो महान्यायवादी है वो भारत की जो संसद है उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये 88 में कहा गया है। और 76 में क्या है? तो महान्यायवादी का पद है, यानी कि अनुच्छेद 76 में। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई निश्चित अवधि नहीं है इसकी। ठीक है, यानी कि 3 साल 5 साल 2 साल महान्यायवादी की कोई भी निश्चित अवधि नहीं होती, वो जब तक रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस बात को आप जान लें। ठीक है, तो आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, ये तो खैर है ही प्रीवियस। आपसे प्रश्न कैसे बन सकता है, क्या महान्यायवादी की कोई पदावधि होती है, यानी कि उसका टाइम पीरियड होता है जब तक वो अपने पद पर रहे? तो नहीं, किसी भी मतलब कितने भी समय तक रह सकता है, यानी कि कोई निश्चित अवधि संविधान में नहीं दी गई है। 5वां प्रश्न है, 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? जब आपका 1921 में केंद्रीय बजट से आपका रेल बजट को अलग कर दिया गया था, तो इसका प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एकवर्थ समिति द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कब रखा गया था? तो 1921 में इसको अलग किया गया था, 1920 में इसका प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, ठीक है, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखें 1924 में क्या हुआ, 1924 में इसको अलग किया गया था। ठीक है,
प्रस्ताव तो 1921 में रखा गया, लेकिन 1924 में आपका केंद्रीय बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण यहाँ से तथ्य बनता है कि 21 सितंबर 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सामान्य बजट के साथ रेल बजट को मिला दिया गया। अब तक अलग था, लेकिन प्रधानमंत्री जो आपके नरेंद्र मोदी है उनकी सरकार द्वारा, जो मंत्रिमंडल है उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2016 में, कब 2016 में जो आपका सामान्य बजट था और रेल बजट था इसको मिला दिया गया। अलग कब किया गया? 1924 में। और जो समिति ने कब रिपोर्ट पेश की थी, प्रस्ताव कब रखा था? तो 1921 में रखा था। अगला प्रश्न है, गढ़ पूर्ति यानी कि कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य यानी कि पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 सदस्य होने चाहिए। देखो, गढ़ पूर्ति की जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 100 में मिलता है। कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो 100 में मिलता है। चाहे वो आपका लोकसभा की गढ़ पूर्ति हो, चाहे वो आपका राज्यसभा की, यानी कि उसमें जो मिनिमम सदस्यों की जो संख्या का जो उल्लेख मिलेगा, किस में मिलेगा? तो अनुच्छेद 100 में मिलेगा। ठीक है, और इसका जो क्राइटेरिया है जो गढ़ पूर्ति का, वो 1/10 है। ठीक है, कैसा है? तो 1/10 यानी कि 1/10 जो कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 से होना चाहिए गढ़ पूर्ति, यानी कि किसी भी सभा यानी कि राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसको चलाने के लिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जो आपका भारतीय संसद समूह का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका होता है। और भी जो अन्य संसद से संबंधित जो विश्व में अनेक, आपने देखा होगा, अनेक मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो भाग लेगा वो आपका लोकसभा का स्पीकर लेगा। क्योंकि वास्तविकता में वो एक ऐसी सभा है जो जिसके जो सदस्य चुने गए आते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी कि जनता के द्वारा डायरेक्ट, यानी कि जनता के द्वारा सीधे वो चुने जाते हैं, तो उसको ज़्यादा महत्वता दी जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 8वां प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज़ द कॉमन चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल्स? ठीक है, तो आपको बताना है क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री इसके सर्वमान्य अध्यक्ष होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात की जाए क्षेत्रीय परिषद की, तो ये एक वैधानिक निकाय है जिसे 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना दी गई थी, और ये वैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो आपको बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया, जो भारत का जो महान्यायवादी है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, और जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 88 में दिया गया है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, और इसके जो पदावधि है उसका भी कोई निश्चित उल्लेख नहीं है। तो इसके जो पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो सीधी सी बात है, भारत के राष्ट्रपति इसके पारिश्रमिक का निर्धारण करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो आपको बताना है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की जो पहली बैठक थी वो वर्ष 1962 में आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान दिया गया है? तो आपको बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 165 में आपका महाधिवक्ता का पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिस तरीके से आपका महान्यायवादी होता है, ठीक है, महान्यायवादी होता है 76 में, उसी तरीके से आपका 165 में होता है आपका महाधिवक्ता राज्यों के लिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो जो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं उसके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मनोनीत से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए जब वोट पड़ेगा तो वहाँ पर मनोनीत नहीं चुने जाएंगे, मनोनीत नहीं वोट डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनका मनोनयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को चुना, ठीक है, तो वो आपके प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहा है, यानी कि वो आपके
आभारी है तो वह आपके पक्ष में वोट कर सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति के लिए मनोनीत जो व्यक्ति होते हैं वो चुनाव में वोट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कर सकते हैं। और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति में 63 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में दिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो आपको बताना है। तो जो भारत का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी है, मैंने आपको बताया, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो भारत का महान्यायवादी है, जिसका उल्लेख 76 में दिया गया है। उसी तरीके से अभी जो पिछला प्रश्न था आपका 165 में, आपका जो राज्य का महाधिवक्ता था वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। कौन होता है? तो कानून अधिकारी होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो क्षेत्र याद करना है 76 और 165, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 176 में कौन है? तो महान्यायवादी, और इसमें है 165 में महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जितने भी मंत्री होते हैं उन सभी को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है 15, निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? तो इसमें बताइए, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक जो कार्यकारी और जो प्रमुख है वो आपका भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। लेकिन बात कर ले कागजी रूप पर, कागजी रूप से आपका जो शक्तियाँ हैं वो भारत के राष्ट्रपति को दी गई हैं, लेकिन वास्तविक जो शक्तियाँ हैं वो आपके प्रधानमंत्री के पास है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? तो आपको बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो प्राक्कलन समिति है उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सिर्फ लोकसभा से होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो प्राक्कलन समिति का जो गठन है वो जॉन मथाई थे, जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, ठीक है, लेकिन इसमें जो कुछ संशोधन किया गया तो वर्तमान में इसकी जो संख्या है, ठीक है, वर्तमान में जो इसकी संख्या है वो आपको 30 याद रखनी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें आपका राज्यसभा का किसी भी सदस्य का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी आपका लोक उपक्रम समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक लेखा समिति, इन सभी में आपका राज्यसभा और लोकसभा के दोनों होते हैं, ठीक है, यानी कि उनका साथ होता है। लेकिन प्राक्कलन समिति एक ऐसी समिति है जिसमें कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, सिर्फ लोकसभा के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में माना जाता है? तो आपको बताना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो सरकार के संसदीय स्वरूप को उत्तरदायी शासन के रूप में जाना जाता है, यानी कि उत्तरदायी शासन के रूप में क्यों जाना जाता है? ठीक है, अगला प्रश्न है, गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कितना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो आपका गणपूर्ति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 100 में है। और राज्यसभा का था वो आपका 25 मिनिमम सदस्य होने चाहिए राज्यसभा में, और लोकसभा में आपके 55 होने चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और कितना होता है गणपूर्ति? आपका 1/10, कुल सदस्यों का 1/10 होता है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष का संरक्षक कहा जाता है? तो आपको बताना है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, यानी कि CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको CAG कहते हैं। इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 में दिया गया है। तो ये क्या करते हैं, जो सार्वजनिक कोष होता है जो भारत का, उसका संरक्षक इनको माना जाता है। मान लीजिए किसी भी तरीके का लेन देन में ये पूरा एक तरह के ये अकाउंटेंट होते हैं, CA मान लीजिए इनको, ठीक है। तो ये पूरा हिसाब किताब रखते हैं कि किस तरीके की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। तो ये संरक्षक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, GV मावलंकर आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। इनका कार्यकाल की बात कर लें तो 15 मई 1952 से, ठीक है, 15 मई 1952 से लेके आपके 27 फरवरी 1956 तक ये रहे थे, ठीक है। 1952 से लेके
27 फरवरी 1956 तक ये रहे थे। इनका जो पूरा नाम था वो गणेश वासुदेव मावलंकर था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? तो इनके जो वेतन और भत्ते हैं वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भारत का समेकित कोष है यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहाँ से आपको लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, भारत के लिए जो आकस्मिक निधि का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 267 में है। ठीक है, 267 में आपका भारत के लिए आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। ये निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका के अधीन होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और डैश शामिल है। तो आपके 3 व्यक्तियों से मिलकर ये बनती है। ठीक है, तो इसमें पहला आ जाता है आपका राज्यसभा, दूसरा आ जाता है लोकसभा और तीसरा होता है इसमें प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यानी कि ई ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन तीनों से मिलकर जो बनता है यानी कि इसको कहा जाता है भारत की संसद। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? जो आपका परिसीमन है, जो परिसीमन जो आयोग है उसका गठन वर्ष 1952 में किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अभी तक जो परिसीमन आयोग का गठन किया, परिसीमन आयोग समझ लीजिए क्या करता है, तो किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय मतलब क्षेत्रों की निर्वाचन जो क्षेत्र होता है उनकी सीमा तय करने का जो कार्य करता है वो आपका परिसीमन आयोग करता है। अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, यानी कि 4 बार सीमाओं का निर्धारण किया जा चुका है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों का, किसी क्षेत्र में जैसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी तो उस क्षेत्र का विस्तार, इस तरीके के जितने भी जो कार्य होते हैं वो परिसीमन आयोग करता है। तो 4 बार किया है। तो 1952 में पहली बार किया गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1963 में दूसरी बार किया गया था। 1973 में, ठीक है, फिर उसके बाद 2002 में। ठीक है, 4 बार अभी तक आपका परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो आपका भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक, ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए, तब वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन भर सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो संविधान द्वारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 552। ठीक है, तो संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 552 होती है। इनमें से 530 जो है कितने, तो 530 जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 20 हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों का यानी कि यूटीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उसके अलावा जो 2 सीटें थी वो आपके एंग्लो इंडियन की होती थी। किसकी होती थी? एंग्लो इंडियन की, जिनको 104वें संविधान संशोधन, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। जो आपके 2 एंग्लो इंडियन होते थे उनको आपके समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो मंत्री के अलावा अगर कोई व्यक्ति पेश करता है तो उसको निजी विधेयक कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, संसद में प्रस्तुत विधेयकों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है इसमें साधारण विधेयक। पहला कौन सा है इसमें? तो पहला है इसमें साधारण विधेयक। दूसरा आता है इसमें धन विधेयक। तीसरा आता है इसमें वित्त विधेयक और चौथा आता है संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, जो साधारण विधेयक है वो वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक है। धन विधेयक आपका वित्तीय विषयों से जैसे टैक्सेशन है, मतलब किसी भी चीज़ पर टैक्स लगाना, लोक व्यय आदि से संबंधित है। वित्त विधेयक ये भी वित्तीय विषय से संबंधित है। ठीक है, धन विधेयकों से, लेकिन ये अलग है। संविधान संशोधन की बात कर लें तो ये विधेयक संविधान के जो पार्ट्स हैं उनमें संशोधन करने के लिए आपका जाना जाता है। चौथा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो
तो आपको बताना है, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया जितने बड़े से पद हैं उनका जो भी कार्य है वो आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बात की जाए तो अनुच्छेद 315 के तहत, ठीक है, 315 के तहत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन के प्रावधान है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार होता है, और जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में आती है? तो संयुक्त बैठक आपकी अनुच्छेद 108 में आती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो आपकी पहली बार जो राज्यसभा का गठन था वो वर्ष 1952 में किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसको स्थायी सदन कहा जाता है। जैसे लोकसभा प्रत्येक 5 वर्षों बाद भंग हो जाती है या उससे पहले भी हो जाती है बहुमत सिद्ध न होने पर, लेकिन राज्यसभा जब से बनी है अभी तक वो भंग नहीं हुई है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, केवल आपके राष्ट्रपति के पास है, यानी कि केवल पी हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है, कार्यपालिका प्रमुख भी वो बना जाता है। इस तरीके से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को किसके समक्ष दायर किया जा सकता है? तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसको दाखिल किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अगला प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह आपके भारत के राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी के बाद, जिनका कार्यकाल आपका 1982 से लेकर 1987 तक था। इन्हीं के कार्यकाल के समय पर आपकी भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनका निधन हुआ था। ठीक है, यानी कि उनकी हत्या की गई थी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे 1984 में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, महान्यायवादी किस में आता है? तो 76 में आता है, और जो भारत का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है वो 165 में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को डैश प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसको एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यमिक से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एकल संक्रमणी मतदान प्रणाली है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसे अन्य में जैसे आप किसी व्यक्ति को वोट डालने जाते हैं तो आप चुनते हैं कि मैंने इसको डाल दिया, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि हम नंबर 1 पर इसको रखेंगे, नंबर 2 पर इसको रखेंगे, नंबर 3 पर इसको रखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, और जो राष्ट्रपति के जो चुनाव का जो अनुच्छेद है, जो मतलब मतदान प्रणाली है, वो अनुच्छेद 55 के तहत होता है। ठीक है, निर्वाचन जो होता है राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, संसद सत्र डैश से आरंभ होता है? तो आपको बताना है, तो संसद जो सत्र है आपका वो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद सत्र जो है दोनों सदनों में राष्ट्रपति की संयुक्त अधिवेशन से शुरुआत होती है इसकी। ठीक है, 37वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें ए ऑप्शन है, दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब भी राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाए या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त हो जाए। तो इसमें आपका केवल बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो
मतलब इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों ही आपके गलत माने जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। तो इसमें बताना है क्या निहित है। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति द्वारा आपके राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, यानी कि उनको राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, ठीक है, तो वो चुने जाते हैं। दूसरा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। तो जो 238 प्रतिनिधि जो आपके राज्यसभा में जाते हैं वो राज्यों से ही जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ए और बी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताना है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है, आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला है, संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें आपका ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। तो आपको बताना है, जो आपका लोकपाल बिल आया था उस पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि प्रणब मुखर्जी ने आपके लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर किए थे। जो आपका लोकपाल अधिनियम था वो वर्ष 2013 में आया था, ठीक है, वर्ष 2013 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और 2014 से ये लागू हुआ, ठीक है। और जो आपके प्रथम लोकपाल जो नियुक्त हुए वो आपके 2019 में पिनाकी चंद्र घोष, कब हुए, तो 2019 में पिनाकी चंद्र घोष आपके प्रथम लोकपाल नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संविधान का अनुच्छेद 79 है, यानी कि 79 है, वो उल्लेख करता है संसद का, जिसके 2 सदन होंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा, और उसमें राष्ट्रपति भी शामिल होगा, यानी कि इन तीनों से मिलकर आपका क्या बनेगा, तो इन तीनों से मिलकर आपका संसद बनेगा। अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। तो ये किसके सुझाव पर करता है, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर ये कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसका जो संविधान है वो संविधान 155 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 155 के तहत किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका जिक्र दिया गया है, यानी कि उसकी नियुक्ति की बात की गई है 155 में। अगला प्रश्न है, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है, तो मत डालने को क्या कहा जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मतदान करना। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो वो 6 माह तक कर सकता है, ठीक है। कोई भी अगर राष्ट्रपति की किसी भी स्थिति में मान लीजिए वो उपलब्ध नहीं है या उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे किसी भी तरीके की घटना हो जाती है कि राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, तो अधिकतम 6 माह तक उपराष्ट्रपति आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य आपका सही है, आपको बताना है। ठीक है, दूसरा है, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा की वफादारी की शपथ लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए और जो बी दोनों कथन है आपके बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य आपका सही है, ये आपको बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सही बात है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है। हालांकि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं। बी ऑप्शन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, तो बिल्कुल सही बात है। ए और बी कथन जो है आपके बिल्कुल ठीक होंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से सत्य क्या है वो बताना है आपको। ए है, लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। दूसरा है, लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखी जाती है। तो इसमें आपकी दोनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए और बी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो बजट का जो उल्लेख है संविधान में, वो अनुच्छेद 112 में दिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है। तो संसद सदस्यों को जो शपथ दिलवाने का जो कार्य करता है वो राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी मंत्रिमंडल होता है उनको भी शपथ दिलाने का कार्य करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा किसी भी नियुक्त किए गए व्यक्ति के द्वारा वो शपथ लेता है 99 के तहत, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लोकसभा के समक्ष। अगला प्रश्न है, एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तारांकित प्रश्न एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है। ठीक है, और जब सदन में और इसका जो उत्तर है वो मौखिक रूप से ही दिया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो आपके 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला है उसमें आपका तारांकित, जिनके एक मिनट रुकिए, तारांकित जिनके जो उत्तर हैं वो कैसे दिए जाते हैं, तो मौखिक रूप से दिए जाते हैं। और दूसरा आता है आपका अतारांकित, इसमें जो आपके उत्तर हैं वो लिखित रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। तो आपको बताना है कौन सा विशेषाधिकार है। तो इसमें पहला ऑप्शन है संसद में बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा है संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। तीसरा है जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। इसमें आपका सी ऑप्शन यानी कि जो आपके ये तीनों कथन है वो बिल्कुल ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है। तो पहला है संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे भारत के राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। दूसरा है उस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। ये आपके जो दोनों ही कथन है वो संवैधानिक रूप से बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपका ए और जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके सामने दायर की जाएगी। अगर कोई भी विवाद होता है तो उच्च न्यायालय के समक्ष आपकी जो याचिका है वो दायर की जाएगी। ठीक है, लेकिन बात की जाए आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी अगर किसी भी तरीके का विवाद होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं, आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 543, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 543 और 545। लोकसभा की जो कुल अधिकतम संख्या है वो 550 हो सकती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जिसमें से 530 जो सदस्य हैं आपके, 530 जो सदस्य हैं वो आपके राज्यों से आते हैं, यानी कि स्टेट से आते हैं, और बाकी के जो 20 सदस्य हैं वो आपके यूटी से आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो लोकसभा में कुल 545 सांसद हैं, ठीक है। और वर्तमान में भारत में कुल जो संसदीय क्षेत्रों की जो संख्या है वो 543 है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 2017 में पूछा जा चुका है। तब तक जो आपके 2 थे एंग्लो इंडियन, वो समाप्त नहीं किए जा चुके थे, तो वो उनका तो जिक्र 2017 का प्रश्न है, तो सीधी सी बात है ये उससे थोड़ा सा बाद का अमेंडमेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये जो सदस्य संख्या है 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। उसके बाद जब भी परिसीमन वगैरह लगेगा क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर, जब सीटें बढ़ेंगी तो वो तब देखा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है, आपको बताना है। तो सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। दूसरा है, सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। तो आपको बताना है, तो इसमें आपके डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपके ये दोनों जो कथन है बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांग जन अधिकार विधेयक के संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही है। तो इसमें आपको बताना है, न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजना में वरीयता इत्यादि, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, यह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश व्यवस्था आदि, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, इसमें आपका सिर्फ केवल ए ठीक होगा, ठीक है। नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें आपके दोनों ही ठीक हो जाएंगे, ए और बी। क्यों? जैसे आपने देखा होगा, जब कुछ भी अस्पताल होता है, सार्वजनिक भवन होता है, वहाँ पर एक रैंप बनी होती है, तो वो व्हील चेयर से दिव्यांगजनों को ले जाने के लिए होता है। और आपने जैसे देखा होगा फुटपाथ वगैरह पर कुछ डॉटेड टाइल्स लगी होती हैं जिन पर चल के जाता है आदमी, तो वो दिव्यांगजनों को होता है, वो पहचान सके, थोड़ा सा रास्ते को जान सके, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है, इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका किस तरीके का प्रश्न है, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अतारांकित प्रश्न है, ठीक है, इसका लिखित में उत्तर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं। तो जो उच्चायुक्त और राजदूत होते हैं वो राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कागजी तौर पर जो सर्वोच्च जो पद है भारत का, वो आपका राष्ट्रपति है, तो इस वजह से जो वो प्रतिनिधित्व करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति का ही करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसके तत्वावधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण कराता है। तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत की सभी राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। तो आपको बताना है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। जो कैग होता है, कौन, जो कैग होता है, जो कि अनुच्छेद 148 में आता है, वो जो भी लेखा व्यय, जो भी आपका खर्चे और उसका जो लेन देन होता है पूरे भारत का, उसका जो लेखा परीक्षा करने का, यानी कि उसको देखने का जो काम है, वो आपका भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाई जाती है। तो इस उपराष्ट्रपति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 63, जिसमें कि कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 69 भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेगा वो स्वतः ही राज्यसभा का पदेन सभापति यानी राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो सरकार को जो पैसा खर्च करने का अधिकार है वो संसद देता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 266 को आप याद रखिए के अनुसार विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता, यानी कि जब से संसद रहना चाहे तब तक किसी भी तरीके का खर्चा नहीं किया जा सकता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो ये आपको बताना है। तो ये क्या है? ये एक तरीके का प्रस्ताव है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक एक हैं, तो ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है जिसका कि जिक्र अनुच्छेद 148 में मिलता है, ठीक है। संवैधानिक निकाय यानी कि जब से संविधान बना था तब से इसका जिक्र है, संविधान के साथ ही है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप्प पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। तो ये आपका कौन करेगा? तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, परियोजना अन्वेषण दल यानी कि PMG जो है वो आपका इस तरीके के कार्यों को करने का कार्य करता है जो भी ठप्प पड़े हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। इसका जो स्थापना है मतलब ये कब से कर रहा है? तो ये 2015 से ये कार्य पर अपने लगा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति, ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? तो ये आपका विदेश मंत्रालय है जो किसी भी तरीके के संधि समझौते को पहले उसका अनुमोदन में उसको अच्छे से जांचता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक वित्तीय बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है? तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वित्त मंत्रालय है वो आपका इन सभी चीज़ों को देखने का कार्य करता है। सीधी सी बात है, आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है? आपको बताना है। सचिवालय का स्कंद नहीं है मंत्रिमंडल सचिवालय का, तो इसमें आपका बी ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रौद्योगिकी है मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद सत्र कब से प्रारंभ होता है? सो संसद सत्र आपका ये दोबारा से रिपीट हो गया। तो दोनों सदनों में राष्ट्रपति की संयुक्त संबोधन से प्रारंभ होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो 6 साल होता है। बात की जाए लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों की जो मिनिमम आयु होती है वो भी 25 वर्ष होती है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्यों की जो मिनिमम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। जो भी प्रतिवेदन होता है, जो आपका कैग है अनुच्छेद 148 वाला, जो कि जांच वगैरह करता है, जो भी चीज़ें हिसाब किताब है उन सभी चीज़ों को जो प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति के समक्ष करता है इन सभी चीज़ों को, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन को उसी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2 महीने के भीतर उसको संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया चाहिए अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई है। बात की जाए राष्ट्रपति शासन की, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन का जो जिक्र है वो आपका अनुच्छेद 356 में दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। बात की जाए वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल का जो जिक्र है अनुच्छेद 360 में है। 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र दिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है, आपको बताना है। तो इसमें कौन सी न्यायिक शक्ति है जो राष्ट्रपति के परिभाषा से मेल नहीं खाती है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये रूपांतरण पूर्ण समाधान की जो ये शक्ति है ये आपकी राष्ट्रपति के न्यायिक शक्ति से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। तो राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए जो उसका दंडादेश है उसको निलंबित कर सकता है, उसको माफ़ कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, रूपांतरित नहीं कर सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं। तो केंद्र में संघ कार्यपालिका में कौन होते हैं? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यानी कि ए बी डी, ठीक है। संघ कार्यपालिका में आपके ये लोग होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री संघ कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है, आपको बताना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें केवल ये द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा उसको हटा दिया जाए, और लोकसभा द्वारा महाभियोग नहीं लगता, ना विधानसभा द्वारा कोई भी महाभियोग लगता है, इस बात को ध्यान रखें। केवल बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 नवंबर 2017 को भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कौन थे? तो आपको ये बताना है। तो 30 नवंबर को आपके राजीव महर्षि, ठीक है, राजीव महर्षि आपके भारत के मालिका एवं नियंत्रक परीक्षक थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है, ये आपको बताना है। जो आपका सरकारी बजट है उसको पेश करने की जो तारीख है वो राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है, तो कौन सी है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लोक लेखा समिति, ठीक है। ये भी आपका जो व्यय है और राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की एक संसद द्वारा गठित समिति है, ठीक है। इसकी बात की जाए लोक लेखा समिति की, तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें कि कितने सदस्य होते हैं? तो 22, जिसमें कि 15 आपके लोकसभा के होते हैं और इसमें 7 आपके राज्यसभा के होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? तो कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका एक प्रकार नहीं है सटीक कटौती प्रस्ताव, बाकी के आपके प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आपका 2017 में था तो 2 सीटें आरक्षित थीं, लेकिन ये 2017 का था, पुराना था, तो वर्तमान में इसको समाप्त किया जा चुका है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। तो अविश्वास प्रस्ताव के विषय में यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अविश्वास तो लोकसभा में ही किया जाएगा, क्योंकि जो सरकार, जो मंत्रिमंडल है, जो प्रधानमंत्री है, जो प्रमुख होता है सदन का, प्रमुख नेता होता है, तो लोकसभा का ही होता है। दूसरा है, यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाएगा, यानी कि पी एंड क्यू बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा चुनाव जो अधिसूचित करने का जो अधिकार है केवल राष्ट्रपति को है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्य के लिए सही है, आपको बताना है। तो इनमें से
तो पहला है राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि ए और बी बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। दूसरा है सामान्यतः लोकसभा की बैठक में देश के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो ये आपके पहले घंटे में बैठे जाते हैं, पहले घंटे पूछे जाते हैं, इसी को आपका प्रश्नकाल कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका प्रारंभिक घंटे यानी कि 11 से लेके 12 बजे तक होती है जो आपकी प्रश्नकाल है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न, ठीक है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित और अल्प सूचना वाला प्रश्न वह होता है अविलंबनीय लोक महत्व से संबंधित है, जिसे एक सामान्य प्रश्न हेतु कम अवधि के भीतर भी पूछा जा सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए आपकी लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जबकि एसटी के लिए हैं आपकी 47, एससी के लिए जो आपकी सीटें हैं वो आपकी 84 हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यानी कि ठीक है। और इनका जो जिक्र है अनुच्छेद वो अनुच्छेद 330 में दिया गया है। अगला प्रश्न है लोकसभा की कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो मैंने आपको बताया, तो आपकी कितनी है, तो ये आपकी 84 है, ठीक है, 84 है। और 47 किसके लिए, तो आपकी 47 आपकी एसटी के लिए है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। तो कौन है, पीठासीन अधिकारी जो है वो विशेषाधिकार और समितियों के अभिरक्षक हैं, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, इस बात को आपको बताना है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं चुना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कितनी होनी चाहिए, आपको बताना है। तो ये 15% होनी चाहिए, कितनी हो जाएगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो आपका 91वां संविधान संशोधन आया था 2003 में, इसके द्वारा अनुच्छेद 75 में एक उपखंड जोड़ा गया वन, ठीक है, वन का ये जोड़ा गया। इसके तहत क्या कहा गया कि 15% जो आपके कुल जो सदस्य हैं उनकी संख्या का 15% आपके मंत्री होने चाहिए। अगला प्रश्न है एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है। तो किसको सौंपा गया है, तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नियंत्रक मालिका परीक्षा यानी कि कैग ही आपका होगा। अगला प्रश्न है लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया, इस बात को आपको बताना है। तो सी ऑप्शन जो है आपका सत्यम कंप्यूटर्स मामला एक ऐसा मामला था जो आपके उनके कारण नहीं आया। बाकी के जो मामले हैं कोयला खान आवंटन, बोफोर्स तोप मामला, 2G स्पेक्ट्रम आवंटन, ये सभी आपके इन्हीं के द्वारा खोले गए थे अनुच्छेद 148 में जो आपका कैग होता है उसके द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो पहला है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, बिल्कुल ठीक बात है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, बिल्कुल सही बात है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो मिनिमम उम्र है राज्यपाल और राष्ट्रपति की वो आपकी 35 वर्ष है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो जो आपको साधारण जो विधेयक है अगला प्रश्न है भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो जो आपकी भारत में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो आपका भारत का राष्ट्रपति करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं था, लेकिन अब जब से आपका 370 जो धारा है वो हटी है, तब से इसमें भी आपका संपूर्ण भारत पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार हो गया है 2019 के बाद से।
अगला प्रश्न है, किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के पास होता है। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो जो आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन से राष्ट्रपति हैं जो भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर संजीव रेड्डी और डॉक्टर वी गिरी। तो इसमें आपके डॉक्टर जो संजीव रेड्डी हैं वो आपके निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, संजीव रेड्डी 1977 से लेकर 1982 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है? तो मैंने आपको बताया था महान्यायवादी को अधिकार है। ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 76 आर्टिकल 76 में आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है? तो आपको बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 61, जो कि महाभियोग की प्रक्रिया चलती है इनके ऊपर। अगला प्रश्न है, एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है। तो किसको सौंपा गया है? तो ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो भारत का नियंत्रक और मालिका परीक्षक है उसको। अगला प्रश्न है, कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों को किसके द्वारा देश की आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो मंत्रिमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो आपकी संघ की जो क्लास है, आपका जो संविधान का जो भाग 5 है उसकी जो क्लास है वो यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।